1857 में भारत में एक जबरदस्त विद्रोह हुआ। एक ऐसा विद्रोह जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी। और इसके बाद, जैसा कि अक्सर होता है, सब कुछ बदल गया। आज हम इसी बदलाव की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो ये बताते हैं कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए प्रशासन का पूरा ढांचा ही बदल डाला। लेकिन हमारी आज की ये जो पड़ताल है, इसका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या बदला। हम ये समझना चाहते हैं कि इन बदलावों के पीछे की सोच क्या थी। ये सिर्फ एक बगावत का जवाब नहीं थे, बल्कि भारत को और मजबूती से जकड़ने का एक नया और शायद ज्यादा चालाकी भरा तरीका था। चलिए इस पूरी रणनीति को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी के तार सिर्फ भारत से नहीं जुड़े हैं, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस दौर में ब्रिटेन दुनिया में अकेला सुपर पावर नहीं रह गया था। औद्योगिक क्रांति बाकी देशों में भी फैल रही थी और ब्रिटेन को आप कह सकती हैं कि अपनी बादशाहत बचाने की फिक्र सताने लगी थी। भारत में किए गए ये बदलाव उसी बड़ी वैश्विक शतरंज की बिसात का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ 1857 के विद्रोह तक सीमित नहीं है। स्रोत की पहली ही लाइन कहती है कि विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को एक गंभीर झटका दिया, लेकिन अगली लाइन और भी चौंकाने वाली है। वो कहती है कि इसने भारत में उपनिवेशवाद के एक नए चरण का उद्घाटन किया। एक नया चरण? इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ, और यही इस पूरे मामले को इतना दिलचस्प बना देता है। इसका मतलब है कि अंग्रेजों का मकसद सिर्फ भविष्य में होने वाले विद्रोहों को रोकना नहीं था, वो अब भारत का इस्तेमाल एक अलग और ज्यादा गहरे तरीके से करना चाहते थे। देखिए, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में जो औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, वो पहले सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित थी, पर अब वो यूरोप के दूसरे देशों, अमेरिका और यहाँ तक कि जापान में भी पहुंच चुकी थी। तो दुनिया के बाजार में ब्रिटेन का जो एक छत्र राज था, वो अब खत्म हो रहा था। तो एक तरह से कहें तो कच्चे माल, बाजारों और पैसा लगाने के लिए एक ग्लोबल रेस शुरू हो गई थी। बिल्कुल। और क्योंकि दुनिया में नए उपनिवेश बनाने के लिए ज्यादा जगह बची नहीं थी, तो जो पहले से थे उन पर पकड़ मजबूत करना और भी जरूरी हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अपनी घटती हुई वैश्विक ताकत को संभालने के लिए ब्रिटेन ने अपने मौजूदा साम्राज्य और खासकर भारत पर अपनी पकड़ कसनी शुरू कर दी। दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि 1850 के बाद ब्रिटेन का बहुत सारा पैसा, मतलब बड़ी मात्रा में ब्रिटिश पूंजी भारत में लग चुकी थी। कहाँ? रेलवे में, सरकार को दिए गए कर्जों में, चाय के बागानों में, कोयला खदानों, जूट मिलों और शिपिंग, बैंकिंग जैसे नए धंधों में। और जाहिर है, जहां इतना पैसा लगा हो, उस जगह को कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। तो इस ब्रिटिश पूंजी को किसी भी तरह के आर्थिक या राजनीतिक खतरे से बचाने के लिए भारत पर ब्रिटिश राज को फौलादी बनाना जरूरी हो गया। शायद इसीलिए स्रोत में वायसरॉय, लिटन, डफरिन और खासकर कर्जन की नीतियों को इतना प्रतिक्रियावादी या रिएक्शनरी कहा गया है। हाँ, उनकी नीतियां इसी डर से पैदा हुई थीं। चलिए अब सीधे प्रशासनिक बदलावों पर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कदम था 1858 का संसद का अधिनियम। इसने तो पूरा खेल ही पलट दिया। सत्ता सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में दे दी। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक और वास्तविक बदलाव था। अब तक भारत पर एक व्यापारिक कंपनी राज कर रही थी, एक प्राइवेट कंपनी। अब सीधे ब्रिटेन की सरकार का शासन था। पहले सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में थी। अब ये सारी शक्ति एक नए पद को दे दी गई, भारत का राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये व्यक्ति लंदन में बैठता था, है ना? हाँ, और सबसे जरूरी यही है, वो लंदन में बैठता था, ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब देता था। इसका मतलब साफ था, भारत की किस्मत का फैसला अब लंदन में होने वाला था। तो भारत में जो गवर्नर जनरल था, उसका क्या हुआ? उसे तो वाइसरॉय की एक नई उपाधि भी दी गई, जिसका मतलब था राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि। सुनने में तो ये बहुत दमदार लगता है। क्या इससे उसकी ताकत असल में बढ़ गई? सुनने में दमदार जरूर लगता है, लेकिन असलियत
ठीक इसके उलट थी। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि समय के साथ वाइसराय की हैसियत लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के सामने एक मातहत या सुबॉर्डिनेट जैसी हो गई। नीतियां बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक हर मामले में उसे लंदन से निर्देश मिलते थे। भारत का राज्य सचिव प्रशासन की छोटी से छोटी बात को कंट्रोल करता था। सोचिए, भारत के मामलों पर आखिरी और हर एक बारीक फैसला लंदन से लिया जा रहा था, जो हजारों मील दूर था। बिल्कुल। तो इसका मतलब भारत का शासक तो वाइसरॉय था, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से लंदन में था। इसका भारतीय लोगों की राय पर क्या असर पड़ा होगा? असर बहुत नकारात्मक था। अब भारतीय लोगों की आवाज का सरकारी नीतियों पर पहले से भी कम असर रह गया था। दूसरी तरफ लंदन में बैठे ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों का भारत सरकार पर असर कई गुना बढ़ गया। इसने भारतीय प्रशासन को पहले से भी ज्यादा कठोर और आप कह सकती हैं दमनकारी बना दिया, क्योंकि अब उन्हें उदारवाद का वो दिखावा करने की भी जरूरत नहीं रही जो कंपनी के दौर में कभी-कभी कर लिया जाता था। तो सत्ता का केंद्र पूरी तरह से लंदन बन गया। लेकिन भारत के अंदर जो ढांचा था वो कैसे काम कर रहा था? 1858 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात है। ये क्या थी? ये वाइसरॉय की कैबिनेट की तरह थी, ऐसा समझ लीजिए। इसके सदस्य अलग अलग सरकारी विभागों के प्रमुख होते थे और वाइसरॉय के सलाहकार के तौर पर काम करते थे। तो फैसले कैसे होते थे? परिषद में सारे बड़े मामलों पर बहस होती थी और फैसले बहुमत से लिए जाते थे। लेकिन यहाँ एक पेंच था। वो क्या? वाइसरॉय के पास वीटो पावर थी। वो चाहे तो परिषद के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को पलट सकता था, उसे रद्द कर सकता था। तो नियंत्रण यहाँ भी उसी के हाथ में था। बिल्कुल। इसके बाद 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का जिक्र आता है। इसने कानून बनाने के लिए वाइसरॉय की परिषद को और बड़ा कर दिया, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। इसमें कुछ भारतीय भी शामिल किए गए। तो क्या ये लोकतंत्र की तरफ एक छोटा कदम था? सतह पर देखने पर तो ऐसा ही लगता है। वाइसरॉय को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्य और जोड़ने का अधिकार मिला, जिनमें से कम आधे गैर सरकारी होने थे। और ये गैर सरकारी सदस्य भारतीय या अंग्रेज कोई भी हो सकते थे। हाँ, लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या इस आलीशान नाम वाली काउंसिल के पास कोई असली ताकत थी? स्रोत तो इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो कहता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी और इसे एक प्रकार की कमजोर संसद नहीं समझना चाहिए। ये तो बस एक सलाहकार बॉडी थी। ये तो शक्तियों के भ्रम का एक बेहतरीन उदाहरण लगता है। बिल्कुल। अंग्रेजों ने भारतीयों को एक मंच तो दिया, लेकिन उसके हाथ पैर पूरी तरह से बांध दिए। ये काउंसिल सरकार से पूछे बिना किसी भी जरूरी मुद्दे पर और पैसों से जुड़े किसी भी मामले पर तो बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकती थी। बजट पर भी कोई कंट्रोल नहीं था? कोई कंट्रोल नहीं। सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, इस पर सदस्य सवाल तक नहीं पूछ सकते थे। मतलब संक्षेप में, कार्यपालिका पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था, जीरो। और इतना ही नहीं, अगर काउंसिल कोई बिल पास कर भी दे तो वो तब तक कानून नहीं बन सकता था जब तक वाइसरॉय उस पर अपनी मोहर न लगा दे। सही बात है। और हद तो ये थी कि वाइसरॉय की मोहर के बाद भी लंदन में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस कानून को रद्द कर सकता था। मतलब इतने सारे चेक और बैलेंस थे। हाँ, इसीलिए जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस विधान परिषद का असल में एक ही काम था, सरकार जो कानून बनाना चाहती है उस पर चुपचाप ठप्पा लगाना, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि देखो, हम कानून भारतीयों की सहमति से बना रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से तो कहा गया कि गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को इसलिए रखा गया है ताकि भारतीय नजरिए का पता चले। लेकिन ये सदस्य थे कौन? क्या हम ये मान सकते हैं कि अंग्रेजों के वफादार रजवाड़े या बड़े जमींदारी होते होंगे, न कि कोई आम भारतीय जो सच में लोगों की आवाज उठाना चाहता हो? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। स्रोत साफ करते हैं कि इन सदस्यों को भारतीय जनता नहीं चुनती थी, उन्हें वाइसरॉय खुद मनोनीत करता था। हाँ, और उसकी पसंद हमेशा कौन होते थे? राजकुमार और उनके मंत्री, बड़े बड़े जमींदार, अमीर व्यापारी या सरकार के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी। ये लोग आम भारतीय जनता या उस वक्त जो राष्ट्रवादी सोच पनप रही थी उसका प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो पूरी तरह से अप्रतिनिधित्वकारी थे। तो भारत सरकार 1858 के बाद भी वैसी की वैसी ही विदेशी निरंकुश बनी रही जैसी पहले थी। इस सिलसिले में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड का एक बड़ा दिलचस्प बयान भी दिया गया है स्रोत में। हाँ, और वो बयान पूरी अंग्रेजी नीति का मतलब निचोड़ है। 1861 का एक्ट पेश करते हुए उन्होंने ब्रिटिश संसद में कहा था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, सारे अनुभव हमें यही सिखाते हैं
कि जहां एक ताकतवर नस्ल दूसरी पर राज करती है, वहां सरकार का सबसे नरम रूप भी एक तानाशाही ही होता है। वाह, मतलब वो खुद मान रहे थे कि उनका शासन एक तानाशाही है, चाहे वो उसे कितना भी नरम दिखाने की कोशिश करे। ये तो बहुत कुछ कहते हैं उनकी मानसिकता के बारे में। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे सत्ता का केंद्र लंदन बन गया, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जमीनी स्तर पर यानी प्रांतों में इस बदलाव का क्या असर हुआ? मद्रास और बॉम्बे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। हाँ, प्रेसिडेंसी, और इनका प्रशासन एक गवर्नर और उसकी 3 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद चलाती थी, जिन्हें सीधे क्राउन मतलब लंदन से नियुक्त किया जाता था। और बाकी प्रांतों के मुकाबले इनके पास ज्यादा अधिकार थे। सही कहा। लेकिन 1833 के बाद से ही इन प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी धीरे धीरे छीनी जा रही थी। उनके हर छोटे बड़े खर्च पर दिल्ली में बैठी केंद्रीय सरकार का सख्त नियंत्रण होता था। लेकिन ये तो बहुत अव्यवहारिक लगता है। हाँ, और जल्द ही अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि भारत जैसे बड़े देश को इस तरह से चलाना मुमकिन नहीं है, और इस हद से ज्यादा केंद्रीकरण की सबसे बड़ी खामी फाइनेंस यानी पैसों के मामले में दिखी। ये सिस्टम काम कैसे करता था? मतलब पैसों का बंटवारा होता कैसे था? बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से। पूरे देश से जो भी राजस्व या टैक्स आता था वो पहले केंद्र के खजाने में जमा होता था। फिर केंद्र तय करता था कि किस प्रांत को कितना पैसा देना है। केंद्र सरकार प्रांतों के छोटे से छोटे खर्च पर भी नजर रखती थी। ये सिस्टम बहुत बेकार साबित हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सार्वजनिक वित्त के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का फैसला किया, और इस तरफ पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया। हाँ, इसे आप ऐसे समझिए जैसे घर का मुखिया बच्चों से कहे, ये लो तुम्हारा जेब खर्च, अब तुम अपने खिलौने और चॉकलेट का हिसाब खुद रखो। हाँ, अच्छा उदाहरण है। इससे बच्चों को लगता है कि उन्हें आज़ादी मिल गई, लेकिन घर के बड़े फैसलों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। लॉर्ड मेयो ने भी यही किया। उन्होंने पुलिस, जेल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कुछ सेवाओं का जिम्मा प्रांतीय सरकारों को दे दिया, और उसके लिए एक तय रकम भी दे दी। मतलब अपना सिरदर्द कम कर लिया। फिर लॉर्ड लिटन ने 1877 में इस योजना को और आगे बढ़ाया। हाँ, लिटन ने भू राजस्व, एक्साइज, सामान्य प्रशासन और न्याय जैसे कुछ और खर्चे भी प्रांतों को सौंप दिए, और इन खर्चों को पूरा करने के लिए प्रांतों को उनके ही यहाँ से इकट्ठा होने वाले कुछ टैक्स जैसे स्टैंप, एक्साइज और इनकम टैक्स का एक निश्चित हिस्सा दिया जाने लगा। और फिर 1882 में इसमें एक और बदलाव हुआ, है ना? जी, 1882 में प्रांतों को एक तयशुदा रकम देने का जो सिस्टम था उसे खत्म कर दिया गया। इसकी जगह एक नया सिस्टम आया। अब देश में टैक्स से होने वाली सारी आमदनी को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा जो पूरी तरह से केंद्र का था, दूसरा जो पूरी तरह से प्रांत का था, और एक तीसरा हिस्सा था जिसे केंद्र और प्रांतों के बीच बांटा जाना था। तो क्या इस वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब ये था कि प्रांतों को सच में स्वायत्तता मिल रही थी, या ये भी एक और दिखावा ही था? स्रोत के मुताबिक ये असली स्वायत्तता से कोसों दूर था। ये सारे उपाय असल में प्रशासनिक जुगाड़ थे, जिनका मुख्य मकसद खर्च घटाना और आमदनी बढ़ाना था। कागज पर और असलियत में दोनों ही जगह केंद्र सरकार ही सुप्रीम बनी रही, और प्रांतों पर उसका पूरा और विस्तृत नियंत्रण कायम रहा। ये बस हिसाब किताब का एक बेहतर तरीका था, सत्ता का बंटवारा नहीं था। तो इस तथाकथित विकेंद्रीकरण का अगला कदम था स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज को बढ़ावा देना। इसके पीछे क्या वजह थी? क्या अंग्रेज सच में भारतीयों को स्वशासन सिखाना चाहते थे? वजहें बहुत व्यवहारिक थीं, आदर्शवादी बिल्कुल नहीं। स्रोत 2 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, पैसों की तंगी। मतलब फिर से मामला पैसों का ही था। हाँ, सरकार को शिक्षा, सफाई, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देनी थी, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रवादी आंदोलन इसकी मांग कर रहा था और दूसरी तरफ ये आधुनिक दिखने के लिए जरूरी भी था। लेकिन सेना और रेलवे पर बेतहाशा खर्च करने के बाद सरकार का खजाना खाली था। और वे अमीरों पर, खासकर अंग्रेजों पर ज्यादा टैक्स लगाना नहीं चाहते थे, और गरीबों पर पहले से ही बहुत बोझ था। बिल्कुल। तो समाधान ये निकाला गया कि इन स्थानीय सेवाओं का जिम्मा स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए, और वो इसके लिए स्थानीय लोगों से अलग से टैक्स वसूलें। यानी सुविधाएं भी मिल जाएं और केंद्र सरकार की जेब से पैसा भी ना जाए। सही। बड़ी चालाक रणनीति है। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण राजनीतिक था। कहीं अंग्रेजों को लगता था कि अगर पढ़े लिखे भारतीयों को प्रशासन में कहीं छोटी मोटी जगह दे दी जाए
तो वे संतुष्ट रहेंगे और बड़ी राजनीतिक मांगों से दूर रहेंगे। ये उन्हें व्यस्त रखने का एक तरीका था, बिना ब्रिटिश सत्ता को कोई असली खतरा पहुंचाए। तो पहली बार स्थानीय निकाय 1864 और 1868 के बीच बने, लेकिन ये किस तरह के थे? ये नाम के ही निकाय थे। उनमें ज्यादातर सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे और उनका अध्यक्ष जिले का अंग्रेज कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता था। तो ये स्थानीय स्वशासन तो बिल्कुल नहीं थे। निकाय एक जरिया ही मानते थे। लेकिन फिर 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। एक सरकारी प्रस्ताव आया जिसने स्थानीय निकायों की पूरी नीति तय की। हाँ, और ये प्रस्ताव कागज पे बहुत अच्छा दिखता था। इसमें कहा गया कि इन निकायों के ज्यादातर सदस्य गैर सरकारी होंगे जिन्हें जनता द्वारा चुना जाएगा। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इन निकायों का अध्यक्ष भी एक गैर सरकारी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन असलियत में क्या हुआ? क्या इसकी भी कुछ सीमाएं थीं, जैसे पहले के सुधारों की थी? सीमाएं बहुत थीं और वही असलियत थी। ज्यादातर जिला बोर्डों और नगर पालिकाओं में चुने हुए सदस्य अल्पमत में ही रहे। अच्छा, मतलब मनोनीत सदस्य ही ज्यादा थे। वोट देने का अधिकार भी बहुत कम लोगों को था, तो चुनाव भी एक तरह से मजाक ही था। जिला बोर्डों के अध्यक्ष जिला अधिकारी ही बने रहे और सबसे बड़ी बात, सरकार ने इन निकायों पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा और जब चाहे उन्हें भंग करने का अधिकार भी अपने पास रखा। तो नतीजा क्या निकला? क्या ये निकाय कभी स्वशासन के केंद्र बन पाए? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर ये स्थानीय निकाय सरकारी विभागों की तरह ही काम करते रहे। ये स्थानीय स्वशासन के अच्छे उदाहरण नहीं बन पाए। फिर भी उस दौर के राष्ट्रवादी नेताओं ने रिपन के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने इन निकायों में काम करना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद भविष्य में इन्हें सचमुच स्वशासन की संस्थाओं में बदला जा सकेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने जो भी प्रशासनिक सुधार किए, उनके पीछे दो ही मकसद थे। एक, भारत पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना और अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखना, और दूसरा, प्रशासन को सिर्फ उतना ही बेहतर बनाना जिससे उनका पहला मकसद पूरा हो सके। हाँ, चाहे वो नाम के लिए बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, प्रांतों के साथ किया गया पैसों का बंटवारा हो या फिर स्थानीय निकायों की स्थापना हो, हर सुधार के दिल में नियंत्रण का विचार ही सबसे ऊपर था। भारतीयों को अगर कोई भूमिका दी भी गई तो वो या तो दिखावे के लिए थी या फिर बहुत ही सीमित और नियंत्रित तरीके से। ये भागीदारी का एक ऐसा भ्रम था जिसमें शक्ति की असली चाबी हमेशा लंदन के हाथ में ही रही। आज की बातचीत के आधार पर एक सवाल मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हम जानते हैं कि ये सारे प्रशासनिक ढांचे मुख्य रूप से नियंत्रण और शोषण के लिए बनाए गए थे, लेकिन क्या इन्हीं ढांचों ने अनजाने में एक आधुनिक एकीकृत भारतीय राज्य की नींव भी रखी? इस औपनिवेशिक प्रशासनिक डीएनए के कौन से हिस्से, अच्छे या बुरे, आज भी भारत की शासन व्यवस्था में जिंदा हैं?